हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, JSSC CGL मैथमेटिक्स का ये तीसरा वीडियो है आज का। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम लोग सारा मैथमेटिक्स ख़त्म करने वाले हैं एग्जाम आते आते, तो आप लोग डेली जरूर वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से। इसमें कह रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है, ठीक है, और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? काफी आसान क्वेश्चन है, आप इसको मौखिक रूप से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है। देखिए, ए बी की तुलना में दोगुना कुशल मजदूर है, तो मान लीजिए कि बी जो है किसी काम को x दिन में खत्म करता है। बी किसी काम को x दिन में खत्म करता है, तो ए कितना दिन में खत्म करेगा? तो ए दोस्तों खत्म कर देगा उस काम को। दोगुना कुशल है तो ये x/2 दिन में ही खत्म कर देगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि बी से दोगुना कुशल ए है, तो बी जितना समय लगेगा काम को खत्म करने में, ए उसके आधे समय में ही काम को खत्म कर देगा। और दोनों मिलकर किसी काम को 13 दिन में पूरा करता है, तो ए कर सकता है काम को x/2 दिनों में, तो ए के द्वारा एक दिन में काम क्या हो जाएगा? 1/x/2 यानी कि 2/x, ठीक है, 2/x। अब देखिए, बी x दिन में काम कर सकता है पूरा काम, तो बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 1/x। और दोनों के द्वारा ए और बी दोनों के द्वारा एक दिन में क्या कार्य कितना है? 1/13, क्योंकि दोनों मिल करके इस काम को 13 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिल करके एक दिन का काम 1/13, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको इसी मेथड से बताता हूँ, काफी आसान मेथड होता है, ठीक है। यहाँ जगह 3/x बराबर 1/13, यहाँ से x निकालिएगा, x क्या हो जाएगा? 13 और गुना 3 बराबर 39, यानी कि 39 दिन। तो ये x क्या माना था हमने? x माना था कि b उसी काम को x दिनों में खत्म कर सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि अकेले b उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा b जो है दोस्तों इस कार्य को 39 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका एवरेज से है। देखिए, इसमें कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है। 12 संख्या है, ठीक है, उसका औसत 39 है, तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 12 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, औसत से गुना करेंगे, यानी 12 गुना 39, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 108, हाथ में रहा 10, 12 × 36 और 10 46, यानी कि 468 जो हो गया दोस्तों, ये हो गया 12 संख्याओं का कुल योग। कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 5 संख्या देखिए, यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको विजुअलाइज होगा कि टोटल 12 संख्या है, 12 संख्याओं का कुल योग जो 468 है। अंतिम का 5, 1 2 3 4 5, यानी कि अंतिम का जो 5 है दोस्तों, अंतिम का 5, ये पांचों, इसका औसत कितना दे रखा है? तो इसका औसत दे रखा है 35। तो पांचों का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 35 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 175। इसका हो जाएगा 175 अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि पहली जो ये 4 संख्या है इसका औसत 40 है, तो इसका कुल योग कितना होगा? 4 × 40 तो 160, ठीक है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है, ये हो गया पांचवी संख्या, ये छठी संख्या और ये 7वीं संख्या, ठीक है। तो पांचवी संख्या कह रहा है छठी संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। तो मान लीजिए कि पांचवी संख्या x है, तो जो कि छठी संख्या से 6 कम है, यानी कि छठी संख्या x+6 हो जाएगा, और 7वीं संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वीं संख्या x - 5। तो देखिए यहाँ 7वीं से
ये जो छठी है 7वीं से 5वीं वो 5 अधिक है, और छठी से जो 5वीं है वो 6 कम है। ठीक है, अब देखिए टोटल 12 संख्याओं का योग हो गया है 468। शुरू के 4 का 160, अंतिम के 5 का 175। ठीक है, तो अगर हम लोग 160 में 175 जोड़ दें, 160 में 175 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 5 7 13 का 3 और 1 1 2 1 3, 335। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 9 संख्याओं का योग 335 है, 12 संख्याओं का योग कितना है 468। 468 12 संख्याओं का योग है। तो जो 3 बीच वाला बच गया संख्या, तीनों संख्याओं का योग निकालना हो तो टोटल में से इन 9 वाला को घटा देंगे, यानी कि 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 1, यानी कि टोटल जो है 3 जो बीच वाला बचा हुआ है, तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग 133 के बराबर। ठीक है, समझ में आया। टोटल 12 संख्या के योग 468 है, शुरू का 4 अंतिम का 5, यानी कि टोटल 9 संख्याओं का योग 335 है। तो अंतिम जो बीच वाला 3 है इसका योग निकालना हो तो टोटल में से 9 वाला घटा देंगे तो बीच वाला का योग निकल जाएगा। यहाँ से 3x + 1 बराबर 133, 3x बराबर 132, x बराबर 44। ठीक है, यानी x का मान जो है आपका 5वां संख्या का मान निकल गया 44। तो 5वीं और छठी संख्या का औसत क्या होगा, 5वीं हो गई 44 तो छठी हो जाएगा 50, कि 44 + 6 50, तो 44 और प्लस 50 और बट्टा 2, यही औसत हो गया 5वीं और छठी का, यानी कि 44 50 94 बट्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 47। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो गया 47। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते थे, मैंने आपको समझाया, धीरे धीरे समझाया, इसी के लिए इतना समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको 30 से 35 सेकेंड सफिशिएंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड मास का यूज होगा, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में ब्रैकेट नहीं है, ऊपर में सिर्फ ऑफ है, तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। तो 40 - 3/4, ऑफ का मतलब होता है गुना, तो गुना 32 कर देते हैं, ऑफ का काम कर देते हैं, तो 8 × 24। ठीक है, और नीचे में देखिए क्या है यहाँ पर 37 - 3/4, ऑफ के बाद ब्रैकेट भी है, तो ऑफ को हम ऐसे रहने देंगे गुना के फॉर्म में, और ब्रैकेट का काम पहले कर लेंगे। तो 34 में से 6 गया तो 28। ठीक है, अब हम लोग ऑफ का काम कर लेंगे, तो ऑफ का काम कर लिए तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी 40 - 24 और 37 - 21, ये हो जाएगा ऊपर में भी 16 और नीचे में भी 16, 16 16 कट करके एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर सॉल्व होता है कौन सा आंसर आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, और दोस्तों अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो भी मैं आपको कल के वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा, अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क रख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आपका उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, और ये दोस्तों HCF LCM का क्वेश्चन है। HCF और LCM का नाम आपने जरूर ही सुना होगा। अगर आप जनरल कंपटीशन, SSC, रेलवे, मैथ, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो HCF और LCM का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रूल मैं आपको बताता हूं कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे,
यानी कि किसी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे, ठीक है, और उसका अनुपात के साथ ही साथ उस संख्या का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक दिया रहे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 7:11 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है, ये संख्या नहीं है, ये अनुपात है, ठीक है, यूनिट है, अनुपात है, और उनका महत्तम समापवर्तक 28 दिया हुआ है। तो संख्या क्या हो जाएगा, ये क्या है, अनुपात है, और ये संख्या हमको निकालना है। संख्या क्या हो जाएगा, 7 गुने 28, और दूसरा संख्या, ये पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 11, यहाँ पर 11 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ये हो जाएगा 11 गुना 28, ठीक है। ये दो संख्या हो गया, एक संख्या ये, एक संख्या ये। किसी भी दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और HCF दिया रहे, तो वो संख्या जो जाता है अनुपात और HCF को गुना कर देंगे तो वही अलग अलग दो संख्याएं हो जाती है। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर निकाल लीजिए, 11 गुने 28 माइनस 7 गुने 28। देखिए दोनों में जो है 28 कॉमन है, तो 28 को बाहर कर लेंगे ब्रैकेट से, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा, यानी 28 गुना 4, ठीक है। तो 4 8 32 और 4 दूनी 8 3 11, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 112, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 112, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझने की जरूरत है। जैसे इसमें देखिए दे रखा है कि बीमाओं वाले लोहे के, यहाँ पर बीमा दिया हुआ है, इतना मीटर में है सारे, ठीक है, 1 मीटर में है और 2 सेंटीमीटर में है, ठीक है। बीमाओं वाले लोहे के एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक ये गोला है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है, घनाभ है, ये है घनाभ, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है, इसी घनाभ को पिघला करके इस गोले को बनाया गया है। तो दोनों का जो, इसका जो वॉल्यूम होगा, गोले का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर हो जाएगा घनाभ के वॉल्यूम का, ठीक है, यानी कि आयतन दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, ठीक है। देखिए 4/3 गुना पाई का मान क्या बोल रहा है कि 22/7 डालने के लिए डाल दीजिए, 22/7 गुना आर क्यूब बराबर लंबाई कितना है 24.5 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में 100 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2450 सेंटीमीटर इंटू 16.5 और इंटू 12, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में ही है तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम RQ का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर RQ का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2450 गुना, अगर इसको 165 मान ले, 165 मान ले और दशमलव को हटा दे तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, दशमलव हटा है उसका 10 गुना, जो ऊपर का इधर 4 और 22 है वो भी नीचे आ जाएगा, इधर 4 गुना 22, और जो इधर नीचे है वो चला जाएगा उधर ऊपर 3 गुना 7, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, ठीक है। अब आगे देखिए ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको भी काट देते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1225, ठीक।
अब इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। ये है 1200 यहाँ पर 25 लिखेंगे, अगुना 3 अगुना 3 अगुना 3 अगुना 7 और बट्टा में क्या है 2 है। ठीक है, अब इसको दोस्तों 1225 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1225 को 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 5 25, फिर काटेंगे 5 से, 5 चौका 20, 5 9 45, फिर कर जाएगा 7 से। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 अगुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, आर क्यू है, तो यहाँ 3 3 का लगाएंगे जोड़ा, 3 3 का पेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 1 5, 2 5 है तो 2 5 को रहने दीजिए, अभी इसको काटेंगे नहीं, 2 5 को अभी रहने दीजिए। ठीक है, 1 7 2 7 और 3 7, 1 7 बाहर निकल जाएगा, 3 को 3 है तो ये 3 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि अगर ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, अगर हम लोग ऊपर नीचे दोनों 5 से गुना कर लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक और 5 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी शानदार। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों में, देखिए किराया में कितना करता है 22%, और घरेलू खर्च और राशन में कितना खर्च करता है 40%। ठीक है, यानी कितना खर्च हो गया, दोनों मिला करके हो गया 62% खर्च हो गया। अब कितना बच गया, बचा 38%। 62 खर्च हो गया, बचा कितना 38%। अब देखिए जो शेष बचा हुआ है 38%, इसका 50% शिक्षा पर खर्च करता है, तो इसका जो 50% है यानी कि 19% वो किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, और अन्य मदों पर, शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत कितना है 3800 रुपया है, मासिक बचत कितनी है 3800 रुपया है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। देखिए एक चीज समझिए अच्छे ढंग से, 22% किराया पर खर्च करता है, 40% राशन पर खर्च करता है, टोटल हो गया 62% खर्च किया, बचा कितना 38%, और जो बचा उसका 50% यानी कि 19% खर्च कर देता है किस पर, शिक्षा पर। तो अब कितना बचा, अब बचा 19% फाइनली लास्ट में बचा हुआ है जो कि 3800 रुपये के बराबर है। तो 19% जो है सो 3800 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर भी 19% ही खर्च हो रहा है, यानी कि 3800 ही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में बचता भी 3800 रुपया और शिक्षा और अन्य मदों पर भी खर्च 3800 रुपया ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज होता है दोस्तों जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। चारों भुजाएं बराबर होती है, एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चारों भुजाएं बराबर यानी ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13,
एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो छोटा वाला विकर्ण 10 होगा, यानी कि 10। और विकर्ण को जो है दोस्तों, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि बीच में काटती है। तो ये विकर्ण 10 है तो यानी कि ये 5 और ये 5 हो जाएगा, तो 10 होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। मैं दोबारा करके इसको लाइन खींच देता हूं। ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आपको पता है कि इस त्रिभुज में अगर कर्ण 13 है, लंब 5 है और आधार कितना, आधार निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी 169 माइनस 25 बराबर 144। ये सब रूट में है, यानी कि 12। तो आपका ये 12 हो गया तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 4 से गुना करेंगे तो चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 अगुना b अगुना h, यानी कि 1/2 b है, ये h है, तो 1/2 गुना b गुना h। तो 1/2 अगुना b कितना है इसका, ये 15 है, सॉरी 5 है, और h कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 6 यानी 30। ठीक है, एक त्रिभुज का निकल गया 30, तो चारों को निकाल लेंगे, 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बेलन से क्वेश्चन है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, ये बेलन है, आधार की त्रिज्या जो है ये त्रिज्या, ये कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो गोलाई वाला ये क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है आपका 880। तो इसका आयतन ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, तो अगर इस जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसमें अगर हम लोग गुना कर दें r/2 से तो क्या होगा? अगर हम इसमें r/2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिएगा तो ये आ जाएगा πr² आ जाएगा, यानी कि जो हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है उसमें त्रिज्या के आधा से गुना कर देते हैं तो हमको आयतन निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 880 में अगर हम गुना कर दें, त्रिज्या 14 है तो इसका आधा 7 से गुना कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 को 0 से 0, 7 8 56 के 6, हासिल में 5, 7 8 56 5 61, यानी कि आपका आंसर 6160 सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग h का मान निकालेंगे। r का मान दिया हुआ है 14, तो h का मान निकाल लेंगे और h का मान इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका बिल्कुल आसान था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी शानदार ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC है। देखिए एक त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज खींच लिए। त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। यह भुजा AB, यहाँ पर एक वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक जो है ये वृत्त खींचा जाता है। चलिए एक वृत्त खींच लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, वृत्त जो है भुजा AB को R पर काटता है, यानी कि R पर टच करता है। इसको R पर, इसको P पर और इसको Q पर यहाँ पर टच करता है। ठीक है, तीनों जगह देख रहे हैं टच कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि AQ बराबर 3.5। ये AQ का जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक है ये 3.5 सेंटीमीटर है। PC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। PC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है और BR की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वृत्त को बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती है वो होती है बराबर। अगर P है, ये A, ये B है, तो PA
बराबर हो जाएगा पी बी। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, दोनों बराबर होगा। सेम तीनों तरफ से देख रहे हैं बराबर होगा। तो अगर 3.5 ये है तो ये भी 3.5 होगा। अगर 7 ये है तो ये भी 7 होगा, और 4.5 ये है तो ये भी 4.5 होगा। ठीक है, तो परिमाप अगर निकालना हो तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, दोनों जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 कर दिए। प्लस ये 7 है, ये 7 है, तो ये दोनों मिला करके 14 हो जाएगा। प्लस ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, दोनों मिला करके 9 हो जाएगा। यानी त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं की लंबाई वो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।